इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक काफ़ी इजी सा टॉपिक है और जिसका ग्राफ भी बहुत ही सिंपल है। और ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है इसमें एक्चुअली हम एक एजम्पशंस को लेके चलते हैं। हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसका फॉर्मूला और ग्राफ हमारा जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जनरेट करते समय हम किस एजम्पशन को लेकर चलते हैं। तो इस एजम्पशन को अगर देखा जाए तो इसमें दो तीन बातें लिखी हुई हैं, जैसे इट इज़ एज्यूम दैट फंड्स प्लान टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एवरी ईयर। अब इस बात का क्या मतलब है? अब इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं या जो भी वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसमें एक चीज़ जो देखी जाती है, जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि अगर किसी कंपनी ने कोई मशीन परचेज करी, हम पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी ने कोई मशीन परचेज करी है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के बाद वो मशीन ख़राब हो जाएगी और कंपनी को दूसरी मशीन परचेज करना पड़ेगा। अब अगर 10 साल के बाद ये सिचुएशन बनती है कि सॉरी किसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे या उसमें फ्लक्चुएशंस हमारे आ रहे हैं, तो भी कंपनी जो है वो अपने इस वजह से कि हमारे प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं इसलिए वो मशीन ना खरीदे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कंपनी मशीन नहीं खरीदेगी तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और उसका जो बिजनेस है वही चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी को इनकम कितनी हो रही है या उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसके अगेंस्ट उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसे वो करना ही पड़ेगा अगर उसे मार्केट में सर्वाइव करना है या उसे अपने प्रोडक्शन को चालू रखना है। तो इसलिए कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर उसके इनकम का फ़र्क नहीं पड़ता और वो इन्वेस्टमेंट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो कंपनी है वो एक निश्चित अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो करती रहेगी। तो इसी आधार पर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में ये एजम्पशन हम लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में हर साल एक निश्चित इन्वेस्टमेंट हमेशा होता रहेगा। क्योंकि पूरी इकोनॉमी में इतनी सारी जो कंपनीज हैं, इतने सारे फंड्स हैं, तो किसी न किसी कंपनी का किसी न किसी हर साल कुछ मशीनें ख़राब होंगी, कुछ मशीन परचेज की जाएंगी, तो ये चीज़ इकोनॉमी में हर साल चलती रहेगी। इसलिए हम इस एजम्पशन को मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है कंपनीज की तरफ से वो हर साल एक सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर साल होता रहेगा, चाहे इकोनॉमी की इनकम कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि अगर कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और उसे 10 साल इसकी लाइफ है, तो उसका जो डिप्रिसिएशन है हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन उसका बनेगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपये निकाल के डिप्रिसिएशन फंड में डालती रहेगी और 10 साल के बाद जैसे ही उसका मशीन की लाइफ पूरी होगी उस डिप्रिसिएशन फंड में 1 लाख रुपये इकट्ठे हो चुके रहेंगे। 10,000 करते करते 10 साल में 1 लाख रुपये इकट्ठे हो चुके रहेंगे और 10 साल के बाद जो कंपनी है वो उस मशीन को परचेज कर लेगी। अब 10 साल के बाद अगर उसके प्रॉफिट में कमी है भी तो भी उसके इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में 10-10 हज़ार रुपये डिप्रिसिएशन फंड में डालते हुए उसके पास 1 लाख रुपये इकट्ठे हो चुके रहेंगे और फिर वो इन्वेस्टमेंट करके नई मशीन को परचेज कर लेगी और उसका जो बिजनेस है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। और ये सिचुएशन पूरी इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में पाई जाएगी। तो इसलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी की इनकम चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर साल होता रहेगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। इनकम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, एक निश्चित लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा होता रहेगा। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हम ऑटोनोमस मानते हैं। इसी चीज़ को आगे सेकंड पॉइंट में लिखा है, सो ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑटोनोमस। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो सभी ऑटोनोमस होंगे, यानी इनकम से इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। इनकम चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, एक निश्चित लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा चलता रहेगा।
तो इसी वजह से जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम लिख सकते हैं आई बराबर आई बार। आई बार यानी कि आई बार हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उससे हम ऑटोनोमस ही मानते हैं, इसलिए आई जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारा निकल के आता है आई बराबर आई बार। और आई बार हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी इनकम के किसी भी लेवल से कोई भी इनकम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के जो ग्राफ है उस पर हम आ जाते हैं। तो इस ग्राफ में इधर हमारी इनकम है वाई और इधर हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट हमारा फॉर एग्जांपल 40 रुपये का, जैसे इनकम हमारी 100 यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं कि इनकम हमारी 100, 200, 300, 400 रुपये इकोनॉमी की बढ़ रही है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और इस तरीके से। और इधर हमारा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 50, 100, 150, 200, 250, 300 और इस तरीके से हमारी इधर इन्वेस्टमेंट होगी। अब सपोज कीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो 50 रुपये का है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी की इनकम चाहे जितनी भी हो, हर सिचुएशन में 50 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो इकोनॉमी की इनकम अगर 100 रुपये है तो भी इन्वेस्टमेंट 50 रुपये का है। इकोनॉमी की इनकम 200 रुपये है तो भी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 50 रुपये का। 300 रुपये की इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट 50 रुपये, 400 रुपये की इनकम पे भी 50 रुपये, 500 रुपये पे भी इतना ही और 600 रुपये पे भी इतना ही। अब इन सारे डॉट पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो ग्राफ निकल के आता है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में निकल के आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ग्राफ को बताएगी आई बराबर आई बार। तो चूँकि हमारा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, इसलिए इनकम के बढ़ने का इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इनकम हमारी चाहे कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा एक बराबर बना रहेगा। इवन जीरो इनकम पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा उतना ही सेम अमाउंट का बना रहेगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। तो अभी तक ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पूरे किए हैं। कंजप्शन फंक्शन को हमने पूरा किया, सेविंग फंक्शन को पूरा किया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पूरा किया। इसमें मैंने आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इनके फॉर्मूले, उनके बीच के रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो इनकम का डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाता है, हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो अभी आज के लेक्चर में इतने रहने दीजिए और जल्दी ही अगले लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊँगा।